हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू क्लास 10th। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने लाइव प्रोसेस में जो दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, वन इज़ अ फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टूडेंट्स आज के हम टॉपिक में जिसको इंक्लूड करेंगे डेट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन प्रोसेस। इन दोनों पर अब हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले आज हम एक मोटिवेशनल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल नॉट ऑब्स्टेकल। स्टूडेंट्स अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो रास्ते में आने वाली बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है, कांटों से डरने वाले मत कलियों से नेह लगाए, घाव नहीं जिन हाथों में उसमें फूल किस दिन सुहाए। तो स्टूडेंट्स अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, यदि हमको फूल अच्छे लगते हैं तो हमको कांटों से नहीं डरना चाहिए। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमको अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए और हमको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। हमको अपना जो लक्ष्य होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक रेस्पिरेशन। Assimilated food is used as a fuel to get energy for various life process। अब स्टूडेंट्स एक बात है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि फूड जो होता है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज होता है उसको पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है उन सभी को ले जाकर के ग्लूकोज दिया जाता है। जो ग्लूकोज दिया तो उस ग्लूकोज का क्या यूटिलाइज है, उस ग्लूकोज का क्या होगा, तो एसिमिलेटेड फूड जो होता है, जो ग्लूकोज होता है वो डिकम्पोज होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब हमारी बॉडी में हार्ट पंप कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होता है, हम जानते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर वर्क करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है, पूरी बॉडी के अंदर एक सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ऐसे ही थोड़ी ना हो रहा है, इसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? डेट एनर्जी वी गेट फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से वो हमको एनर्जी मिलती है। हालांकि अदर सब्सटेंस से भी हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन अभी हम केवल ग्लूकोज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस बाय विच एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। जो फूड एसिमिलेट हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसका ऑक्सीडाइज होता है एंड एनर्जी रिलीज, और उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस थी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हुआ था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस थी। और सोलर एनर्जी जो थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। अब यहां पर क्या होगा? जो केमिकल एनर्जी जो थी, केमिकल एनर्जी मींस जो ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा इनसाइड ऑफ सेल और उससे एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और ये प्रोसेस कहां होती है? इनसाइड ऑफ सेल। देख सकते हैं हम कि इट इज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो फूड मींस ग्लूकोज और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का या फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, और वाटर जो होता है ये हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जब फॉर्मेशन होता है तो इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलीज कर दिया जाता है, या हमारी बॉडी में अदर किसी एक्टिविटी में भाग लेता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। अभी हम इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो इट इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। The process by which organism obtain oxygen from environment and release carbon dioxide in the outer environment is called breathing। अब स्टूडेंट्स जो हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, इट इज नॉट ए रेस्पिरेशन, इट इज अ ब्रीथिंग। ये एक ब्रीथिंग है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है अकर इनसाइड ऑफ द सेल, ये सेल के अंदर होती है। सो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन।
द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। अब स्टूडेंट्स ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है? अब हमारी सेल के अंदर होता है एडीपी, क्या होता है? एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। अब स्टूडेंट ये तो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है, तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो इससे आकर के एडीपी से एक फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होता है आकर के इससे जुड़ जाता है। तो अभी क्या था? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट थे, एक और आकर के ऐड हो जाता है तो एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, और फॉर्मेशन होता है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये एनर्जी स्टोर कर ली जाती है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल के अंदर एनर्जी करेंसी कहते हैं, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी डिकम्पोज होता है, एटीपी डिकम्पोज होता है एंड इट कन्वर्ट इनटू एडीपी, ये एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फेट आयन रिलीज हो जाता है, और जब ये रिलीज हो जाता है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमारी सेल की एक्टिविटी चलती है। तो दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन द सेल ऑफ द बॉडी। ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 इज अ 6 कार्बन एटम कंपाउंड। हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का एटॉमिक कंपाउंड है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, जो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? ग्लाइको, ग्लाइको मीन्स डिकम्पोजिशन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है तो ग्लाइकोलाइसिस मीन्स डिकम्पोजिशन, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो डिकम्पोज होता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अब यहाँ पर पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले द फेट ऑफ पाइरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिपेंड ऑन वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल और नॉट। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज, ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इन साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज, हम जानते हैं सेल जब पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो सेल के अंदर जाता है, सेल में होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का जो डिकम्पोजिशन होता है इट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में इन साइटोप्लाज्म पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन सभी के लिए कॉमन होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये सभी के लिए कॉमन होती है, और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम जानते हैं पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पायरुविक एसिड या पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा? 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और 2 एटीपी या एनर्जी रिलीज होती है, या तो एनर्जी रिलीज कह देंगे या फिर 2 एटीपी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। द फेट ऑफ पायरुविक एसिड, अब जो पायरुविक एसिड का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड ऑन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर पायरुविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है तो आगे क्या होता है? तो इन यीस्ट की बात करते हैं, यीस्ट में क्या होता है? अब स्टूडेंट हम जानते हैं यीस्ट इज ए प्रोकैरियोट एनिमल ऑर्गेनिज्म। यीस्ट क्या है? एक प्रोकैरियोट फंगी है, प्रोकैरियोट है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यीस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट फंगी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यीस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस पायरुवेट का क्या होगा? तो इन यीस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस पायरुविक एसिड और पायरुवेट इट कन्वर्ट इनटू इथेनॉल C2H5OH। इसका फॉर्मूला क्या है इथेनॉल का?
C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स दूसरी एक और कंडीशन क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल, ये याद रखना यहाँ पर ये मसल सेल में होती है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कभी कोई स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है, कोई भी कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं या प्लेइंग कर रहे हैं, कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, कोई एथलीट है बहुत कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, तो मस्कुलर क्रैम्प होने लगते हैं। तो ऐसा क्रैम्प क्यों होने लगते हैं, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू दौड़ते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान हमारी जो बॉडी होती है उसको ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल पाती है, हमारी जो मसल्स होती है उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होना चाहिए वो ना हो करके यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है मसल सेल में तो पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड न बन के लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण हमारी जो मसल्स होती है उनमें मस्कुलर क्रैम्प होने लगते हैं, ऐंठन होने लगती है। तो ये जो कई बार क्वेश्चन आता है कि मस्कुलर क्रैम्प क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो मस्कुलर क्रैम्प होने लगते हैं। अब मस्कुलर क्रैम्प को दूर करने के लिए क्या करना होता है, बॉडी के उस पार्ट पर जो मसल्स होती है उस पर मसाज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट उनकी मसल पे मसाज करते हैं। मसाज करने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन मसल्स को मिलने लग जाती है, तो वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मल जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो शुरू हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ नेक्स्ट एक और देखेंगे कि पायरुविक एसिड का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड और पायरुवेट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये वाटर है यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है स्टूडेंट्स, जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुवेट होता है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड जो होता है वो इंटर करता है इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसके लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर यहाँ पर अगली स्टेजेस शुरू होती है जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल के बारे में अपने यहाँ पर कोई डिटेल में दिया नहीं है अब 10th क्लास में, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड इंटर करता है, उसके बाद ग्लूकोज का कंप्लीटली डिकम्पोजिशन होता है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीटली डिकम्पोजिशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब स्टूडेंट प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। अब स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी पूरी बॉडी के अंदर, अब स्टूडेंट्स इनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और पूरी बॉडी के अंदर स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, इनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। अब जैसे हमारी बॉडी है तो हम क्या करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स में यहाँ पर जो ब्लड आता है, ब्लड जो होता है वो जो आरबीसी होती है इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और वो हीमोग्लोबिन या वो आरबीसी हमारी पूरी बॉडी में जाती है और जितनी भी सेल्स होती है उन सभी को ले जाकर के ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। लेकिन स्टूडेंट्स प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो प्लांट में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट की पूरी बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है और डिफ्यूजन प्रोसेस से ही इनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन अकर इन द रूट्स। अब प्लांट्स में डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है तो यहाँ पर जो प्लांट की रूट्स होती है तो प्लांट्स की रूट्स में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, स्टेम में होती है और लीव्स में भी ऐसी प्रोसेस होती है। स्टूडेंट्स जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है,
अब यहाँ पर क्या होता है, प्लांट की जो रूट्स होती है तो वहाँ पर रूट हेयर होते हैं, वो छोटे छोटे हेयर होते हैं, और वो हेयर जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहाँ पर जो सॉइल में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि इनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। कहीं पर प्लांट के अदर किसी पार्ट से ऑक्सीजन नहीं आती, बल्कि रूट के जो रूट हेयर्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे रेस्पिरेशन प्रोसेस रूट्स के अंदर देखने को मिलती है। स्टेम के अंदर क्या होता है, स्टेम के अंदर लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल होते हैं। स्टेम में जो बार्क होती है उस पर लेंटिसेल होते हैं, और लेंटिसेल जो स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ से स्टेम में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स इन लीव्स, लीव्स में क्या होता है, लीव्स में होते हैं स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है लीव्स के अंदर। तो इस टाइप से हम स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्लांट्स में डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है, न कि हमारी तरह कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन जो होगा पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ब्लड जो होता है वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस लंग्स में आता है। ऐसी प्रोसेस प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनमें अलग विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। अमीबा, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें लेबर ऑफ डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, एक ही सेल है। अब एक सेल में क्या अलग अलग इसके अंदर ऑर्गन देखने को मिलेंगे, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं इट इज अ अमीबा, इट इज अ अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है, ये इसके सराउंडिंग जो ऑक्सीजन होती है, अमीबा वाटर में होता है, तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के अंदर इंटर कर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही, ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो अर्थवर्म होते हैं उनमें क्या होता है, अर्थवर्म की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, और मॉइस्ट स्किन की हेल्प से अर्थवर्म जो होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में भी इससे को देखने को मिलती है। इसके साथ हमको लीच होती है, उसके अंदर भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन, मसल हैव गिल्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब स्टूडेंट जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं लाइक फिश, प्रॉन्स होते हैं या मसल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, गिल्स होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। गैसेस का एक्सचेंज होता है फिश में, प्रॉन में, मसल में होता है, वो गिल्स के थ्रू होता है। तो गिल्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, प्रॉन एंड मसल्स। इंसेक्ट लाइक ए ग्रॉसहॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, होल प्रेजेंट होते हैं। दैट होल इज नोन एज स्पाइरेकल, उनको क्या कहते हैं, स्पाइरेकल प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर बॉडी। एंड द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया। अब इनके जो ट्रेकिया होते हैं बॉडी के बाहर कहाँ ओपन होते हैं, वो यहाँ पर स्पाइरेकल में ओपन होते हैं, और अंदर की ओर ट्रेकिया होते हैं। आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रेकिया जो होते हैं इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, और बाहर की तरफ ट्रेकिया जो होते हैं वो स्पाइरेकल से ओपन होते हैं। स्टूडेंट्स इनका जो ब्लड होता है, ग्रॉसहॉपर, कॉकरोच, इनका जो ब्लड होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का, बल्कि ट्रेकिया जो होते हैं वो डायरेक्ट सेल जो को ऑक्सीजन ले जा करके प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द लैंड एनिमल सच इज ए मैन, बर्ड्स, लिजर्ड, डॉग एंड फ्रॉग। फ्रॉग में स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है। आर लंग्स। अब स्टूडेंट्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें नॉर्मली गैसेस का एक्सचेंज लंग्स के थ्रू होता है, जबकि जो फ्रॉग होते हैं फ्रॉग में गैसेस का एक्सचेंज स्किन के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी देखने को मिलता है। The rate of breathing in aquatic animal is much faster than in terrestrial animal। अब स्टूडेंट जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो वाटर में रहते हैं,
जो एक्वेटिक एनिमल जो वाटर में रहते हैं, तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो कम अमाउंट में होती है। डिसोल्व वो क्या करते हैं, डिसोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट होती है उससे वो उसी ऑक्सीजन का यूटिलाइज अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन वाटर में होती है वो कम होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पे रहते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमारे एटमॉस्फेयर में जानते हैं ऑक्सीजन 21% है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन कम होती है। तो उनकी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है कंपेरेटिवली टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि लैंड पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल की जो ब्रीथिंग होती है वो फास्ट होती है। जैसे फिश जो होती है वो वाटर को एनगल्प करती है तेजी से और कंटिन्यू उसको वाटर को ड्रिंक करना होता है। ड्रिंक मीन्स उनके वो एनगल्प करती है और वो गिल्स के ऊपर से बार बार वो वाटर फ्लो होता है, जिससे कि उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। Large animal, there is a blood circulatory system to carry oxygen to all parts of the body quickly। अब स्टूडेंट्स लार्ज एनिमल की बात करते हैं लाइक ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम इनहेल करते हैं गैस को, तो इनहेल करने के बाद ये लंग्स में जाती है और लंग्स में वहाँ पर एल्विलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है और वहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद वो गैस कहाँ चली जाती है, आरबीसी में चली जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है और वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को तेजी से ऑक्सीजन मिल पाती है। हमारी बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन नहीं जाती है, नहीं तो कई साल लग सकते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन को यदि ऑक्सीजन हम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेंड करें तो इसके बजाय हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू तेजी से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाती है। यही कारण होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जिसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, हीमोग्लोबिन कहाँ होती है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती है। इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड में किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में जस्ट अभी हम डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है ये इनसफिशिएंट होती है टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सो बिग डेट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू द ऑल सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली, बहुत तेजी से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग में लंग्स प्रेजेंट होते हैं इन थोरेसिस कैविटी। स्टूडेंट जैसे कि अभी हम जानते हैं जैसे कि इट इज जो स्कल का जो हिस्सा होता है इट इज नॉन एज सिफेलिक रीजन, जो चेस्ट का एरिया होता है डेट इज नॉन एज थोरेसिस रीजन, जो स्टोमक का जो पेट का एरिया होता है डेट इज नॉन एज एब्डोमिनल रीजन। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिस कैविटी, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले जो गैसेस हम इनहेल करते हैं वो कहाँ पर जाती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में जाती है, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी में जाती है। फ्रॉम नेसल कैविटी इट विल गो टू ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया के थ्रू, अब ट्रेकिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे, और यहाँ ट्रेकिया के यहाँ पर ये कार्टिलेजिनस रिंग के बने होते हैं जो हमारी ट्रेकिया को कोलेप्स नहीं होने देते। अगर ये कोलेप्स हो जाएंगे तो हम ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये ट्रेकिया जो होते हैं इनमें ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ट्रेकिया ब्रोंकाई को कोलेप्स नहीं होने देता है। तो ट्रेकिया के बाद नेक्स्ट जो गैस होती है इनहेल करते हैं वो ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है और ब्रोंक्यूल के बाद एल्विलाई में जाती है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन थ्रोट, हमारा जो थ्रोट होता है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। एंश्योर डेट द ट्रेकिया डज नॉट कोलेप्स, जिसके कारण ट्रेकिया जो होता है वो कोलेप्स नहीं हो पाता है। व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट, जब इसमें कम एयर होती है तो ये कोलेप्स नहीं हो पाता है।
स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, इट इज़ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देख सकते हैं, इट इज़ अ नोज, ये नेसल पैसेज है हमारा। अब नेसल पैसेज के बाद क्या होता है, नेसल पैसेज के बाद जो गैस होती है ये यहाँ पर इस तरह आती है और फिर नीचे ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर आती है। ट्रेकिया जो होता है फिर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बने हुए हैं। फिर ये अंदर आ गया, ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, ये 2 ब्रोंकाई में ये यहाँ पर डिवाइड हो रही है, ये ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। ब्रोंकाई में डिवाइड होने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने के बाद ये एल्वियुलर सेक में डिवाइड होती है, इट इज़ ए एल्वियोलाइक सेक। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। यू कैन सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि एयर जो होती है वो नोज के थ्रू जो इंटर करती है वो कहाँ आती है लास्ट में, इट कम इन आवर एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई में आती है। एल्वियोलाई में जो गैसेस होती है वो डिफरेंट यहाँ पर जो एल्वियोलाई में जो गैसेस आती है वो कहाँ से आती है, सीधे बाहर से आती है। जबकि यहाँ पर हम जानते हैं ये जो ब्लड आ रहा है इट इज़ अ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये कौन सा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये इधर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर ये बहुत थिन मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है हमको। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। ऑक्सीजन जो होती है बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है, 21% है, और यहाँ पर ऑक्सीजन अप्रोक्स 16% होती है, ठीक है, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। तो इस केस में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन लोअर कॉन्सेंट्रेशन की और आती है, और यहाँ पर जो आरबीसी है यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कर लेती है। उसके बाद हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 4% होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 4% होती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी से आ रहा है उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और यहाँ पर हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 0.03% होती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती है। तो हम जानते, तो यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो आता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके बाद ये लंग्स से वापस हमारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।